नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश की बेहद खास पेशकश कल की तैयारी में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि आइए शो में हम आज के बाजार को भांपते हुए कल के बाजार की खास तैयारी आपकी कराते हैं। एक सटीक रणनीति बनाने की हमारी कोशिश होती है। बाजार के अहम सेक्टर और स्टॉक्स पर हम आपको विशेष राय देते हैं और ये शो जो है वो आपके सवालों से का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम इसमें कवर करते हैं। इसलिए अपने सवाल आप हमें भेजिए। आपको करना कुछ नहीं है, स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करने हैं। जी हाँ, आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे इस नंबर पर अपना सवाल हमें व्हाट्सएप करना है। जब भी सवाल भेजिए तो अपने सवाल के साथ अपना और अपने शहर का नाम जरूर यहां पर लिखिए। इसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो सोशल मीडिया पर भी जाकर आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। अगर आप ट्विटर और फेसबुक पर अपने सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो #KKT यानी कल की तैयारी स्पेस अपना सवाल अपना और अपने शहर के नाम के साथ हमें भेज दें। यही नहीं, आप हमारा शो YouTube पर लाइव भी देख सकते हैं और इस लाइव शो के दौरान भी आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल YouTube के कमेंट बॉक्स में हम तक भेज सकते हैं। आपके इन सवालों को भी हम इस शो में शामिल करते हैं। और चलिए अब परिचय कराते हैं अपने दोनों खास एक्सपर्ट से। आपका हमारे साथ आज के शो में जुड़ रहे हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर सर। अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। रत्नेश जी, आपका भी बहुत बहुत वेलकम। अगर हम आज बाजार को देखें तो 2 दिन की तेजी के बाद बाजार में आज प्रेशर नजर आया। निफ्टी 61 अंक गिरकर 19,079 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में भी करीब 200 अंकों की कमजोरी, यहाँ 200 अंकों से ज्यादा की कमजोरी यहाँ पर नजर आई। 42,800 के ऊपर जो है वो बैंक निफ्टी भी यहां पर बंद रहा। अगर हम आज के बाजार को देखें तो इंश्योरेंस सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर से सपोर्ट मिला बाजार को। SBI लाइफ, HDFC लाइफ, ये आज तेजी अच्छी खासी यहां पर नजर आई। इसके अलावा टाइटन, कोटक बैंक, एशियन पेंट्स, HCL टेक, यहां पर भी तेजी नजर आई। दबाव जो था वो आज ऑटो सेक्टर से था। M&M, आयशर और तमाम स्टॉक जो थे वो यहां पर प्रेशर बनाते हुए नजर आए। इसके अलावा सन फार्मा से, LTI माइंडट्री से, ONGC, भारती एयरटेल, रिलायंस से भी आज प्रेशर बनता हुआ नजर आया। बात करें अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो की तो बाजार बंद होने पर 1132 स्टॉक ऐसे थे जो कि हरे निशान में कारोबार करते नजर आए और 1092 स्टॉक जहां पर प्रेशर साफ तौर पर नजर आया। रत्नेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। बाजार ने जो एक मोमेंटम दिखाया था, हालांकि नजरिया यही था कि इस तेजी के किसी भी बहकावे में आने से बचना चाहिए। ये तेजी जो है वो बहुत ज्यादा टिकने की उम्मीद नहीं है। फिर भी आज हमने देखा कि 19,100 का जो अहम लेवल था वहां बाजार कई बार पहुंचा, लेकिन आखिरकार 19,080 के लेवल पर बंद हुआ। अब यहां से निफ्टी और निफ्टी बैंक को किस तरह से आप देख रहे हैं? बाजार में क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए? गुड आफ्टरनून एवरीवन, सभी दर्शकों को नमस्कार। अगर निफ्टी देखें पर्टिकुलर अभी भी ऐसा हम कह नहीं सकते कि पूरी तरह से बॉटम बन चुका है। कहीं ना कहीं ये जरूर कह सकते हैं, यहाँ कंसोलिडेशन जरूर चल रहा है। बहुत महत्वपूर्ण सपोर्ट है यहाँ पे 19,050 से 19,000 की रेंज में वापस से अगर ये तोड़ेगा तो ही वापस से पुराने लो टेस्ट करेंगे। अन्यथा जब तक यहाँ पे इस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन चलता रहेगा। बट हाँ, ऊपर भी इतनी जल्दी अभी इतनी आसानी से नहीं निकल पाएगा। 19,300 के ऊपर इतनी जल्दी नहीं निकलता हुआ दिखता बाजार। तो मुझे ऐसा लगता है ओवरऑल अभी इसी रेंज में ट्रेड करेगा। कल के सत्र में मुझे ऐसा लगता है कि 19,050 एक महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेगा। वही तोड़े तो कुछ थोड़ा बहुत एक इंट्राडे के हिसाब से सेल ले सकते हैं। 19,000 रुपए तक के टारगेट के लिए ऊपर में स्टॉप लॉस लगाएंगे हम 19,090 का। और कहीं ऊपर आइदर साइड रेंज अगर 19,150 तोड़ता है तो फिर एक तेजी का ट्रेड लेना चाहिए, जो कि 19,220 250 तक लेके जाएगा। 19,110 के स्टॉप लॉस है। तो ओवरऑल अभी इस रेंज में रहेगा। इस रेंज का आइदर साइड या तो डाउन साइड या अप साइड में कहीं पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे तो फिर एक ट्रेड बनता है मेरे हिसाब से कल के सत्र के लिए। बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी अभी भी कंटिन्यू अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी के। एक थोड़ा सा निफ्टी को ऊपर बढ़ने में बैंक निफ्टी भी रोक रहा है। आज के सत्र में भी देखें तो आज ऊपर गैप अप खुला था पर वापस से नीचे 200 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज कर दिया। तो अभी बैंक निफ्टी 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी में जो वीकनेस बनी ये थोड़ी सी और कंटिन्यू रह सकती है। थोड़ा सा दबाव बैंक निफ्टी में ज्यादा रह सकता है कंपेयर टू द निफ्टी।
तो बैंक निफ्टी में थोड़ा-सा अभी भी सेल ऑन राइज में मेरे हिसाब से रहना चाहिए, कहीं पे भी वापस से अगर 43,100 43,200 आता है तो वहाँ पे एक सेल अपॉर्चुनिटी बनेगी। 43,000 ₹400 के स्टॉप लॉस से और नीचे में टारगेट फिर वापस से कहीं न कहीं 42,800 600 500 तक के बनेंगे। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी में थोड़ा-सा अभी कमजोरी के संकेत है, निफ्टी में थोड़ा-सा कंसोलिडेशन के संकेत। ठीक है। अविनाश जी, टेक्निकल बात तो बहुत हो गई, जरा फंडामेंटल नजरिया दीजिए। बाजार में आप कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं अभी जहां पर से अच्छे संकेत आप देख रहे हैं? गुड आफ्टरनून प्रशांत। देखिए, मुझे लग रहा है कि कैपिटल गुड्स, रियल एस्टेट, उसके बाद जो सीमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स है, मुझे लग रहा है कि वहां पे आपको एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो भी जुड़ी हुई कंपनियां हैं, वहां पे भी हमको लग रहा है कि ट्रैक्शन पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि नॉट ओनली सेकंड क्वार्टर बट नेक्स्ट 6 मंथ्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर भी अच्छे खासे होने चाहिए। ज्यादातर डोमेस्टिक थीम्स पे इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए, क्योंकि अभी भी हमको लग रहा है कि आईटी, मेटल्स, ये एक ऐसे सेक्टर्स है जो अभी भी काफी हेडविंड्स फेस कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए, इंडेक्स तो वोलेटाइल रहेगा, क्योंकि नवंबर में 5 स्टेट इलेक्शंस है, तो इनको लेके अभी मार्केट में थोड़ी अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। प्लस इजराइल हमास का जो वॉर चल रहा है, इससे अभी यही लग रहा है कि ये वॉर लंबा चलेगा। तो मेरे ख्याल से इसी कारण से मार्केट में जो ऊपरी लेवल का जो लेवल है, वो क्रॉस करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो स्टॉक स्पेसिफिक मेरे ख्याल से एक्शन और स्ट्रेटेजी विल बी बेटर, क्योंकि अभी अर्निंग सीजन भी चल रहा है, अभी भी काफी कंपनियां अर्निंग्स नंबर्स आना बाकी है। तो आई थिंक इट इज बेटर दैट इन्वेस्टर्स टेक अ स्टॉक स्पेसिफिक व्यू, और इंडेक्स मेरे ख्याल से नियर टर्म में काफी वोलेटाइल रह सकता ठीक है, तो ये नज़रिया फिलहाल अगर हम फंडामेंटल नज़रिया देखें। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब सवालों को शामिल करते हैं। भरत मेलवानी है पुणे महाराष्ट्र से, और इनका सवाल सिम्फनी पर है। सिम्फनी के इन्होंने 500 शेयर लिए हैं और 851 के स्तर पर इन्होंने स्टॉक में एंट्री ली है। चलिए रत्नेश, बताएं क्या करना चाहिए। 851 के लेवल पर इन्होंने एंट्री की है, इनके भाव से थोड़ा ही नीचे स्टॉक है, क्या करना चाहिए? से थोड़ा नीचे नीचे स्टॉक से बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा, पर अभी ये स्टॉक पूरा मध्य के ट्रेंड में ये अंडर परफॉर्म कर रहा है। मार्केट को कंटिन्यू लोअर लो बना रहा है फॉर्मेशन। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा इनको लंबा तो होल्ड नहीं करना चाहिए। अगर ये स्टॉप लॉस रख सकते हैं तो 825 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर में बहुत बड़ी तेजी नहीं दिखती मेरे को, कहीं पे भी अगर 890 880 आए तो वहां पे मुनाफा बने। तो ये है नजरिया सिम्फनी पर। चलिए बढ़ते हैं आगे। रविंद्र कुमार हैं और इनका सवाल आवास फाइनेंसेस पर है। 20 शेयर हैं, 1650 रुपए के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है। इनके भाव से काफी नीचे है फिलहाल ये स्टॉक, इस पर एक नजरिया लेते हैं। आवास फाइनेंशियल्स, अविनाश जी क्या करना चाहिए? है कि यहाँ पे पोजीशन होल्ड करे। देखिए, ये बेसिकली अफोर्डेबल हाउसिंग और लो कॉस्ट फाइनेंसिंग में काफी वेल एस्टेब्लिश्ड हाउसिंग फाइनेंस प्लेयर है। टायर 2 टायर 3 मार्केट्स में काम करते हैं, और हालांकि इन्वेस्टर के शेयर बाइंग प्राइस से थोड़ा सा शेयर नीचे है। मेरे ख्याल से देखिए, हाउसिंग फाइनेंस मार्केट में हम देख रहे हैं कि काफी अच्छी तेजी दिख रही है, डिस्पाइट इंटरेस्ट रेट्स थोड़े से बढ़ने के बाद भी जो सेल इन्वेंट्रीज की हो रही है वो काफी अच्छी हो रही है। तो मेरे ख्याल से अगर नजरिया 12-15 महीने का है, तो यहाँ पे होल्ड करिए। मेरे ख्याल से अच्छा खासा मुनाफा इन्वेस्टर को मिल सकता है, प्रोवाइडेड 12 टू 15 मंथ्स का टाइम फ्रेम या अभी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में रखें। तो ये है नजरिया अविनाश जी का, होल्ड करने की सलाह आपको मिलती हुई। सुमन है उत्तर प्रदेश से और इनका सवाल इंडिया ग्लाइकल पे है। 100 शेयर हैं इनके पास और इनका एंट्री जो प्राइस है वो है 622 का, फिलहाल मुनाफे में। इंडिया ग्लाइकॉल क्या करना चाहिए रत्नेश जी? इनको मुनाफा मिल रहा है तो मेरे साथ थोड़ा सा मुनाफा जरूर यहाँ पे बांध लेना चाहिए। कुछ पार्शियली बाकी में 650 का स्टॉप लॉस लगा लें, क्योंकि अभी भी कम जो चार्ट दिखाई दे रहा है कंटिन्यू लोअर लो फॉर्मेशन पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मुनाफे में तो अच्छी बात है, मेरे हिसाब से थोड़ा सा मुनाफा बांध ले, बाकी पार्शियली 650 का स्टॉप लॉस लगा ले। कभी इसमें तेजी आती तो मुझे नहीं लगता 700 के ऊपर निकल पाएगा, तो वहां पे पूरा मुनाफा बांध ले। चलिए बढ़ते हैं आगे। एम के कौशिक गाजियाबाद से और इनका सवाल आरईसी पर है। 750 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 98 रुपए के भाव पे। इनका एक और सवाल है और ये है एचईजी पे। एचईजी के 50 शेयर इनके पास हैं, 400 के भाव पे इन्होंने एचईजी का स्टॉक लिया हुआ है। तो आरईसी और एचईजी, इस पर एक नजरिया हम लेते हैं। अविनाश जी बताइए सबसे पहले आरईसी में क्या करना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से बहुत ही बेहतरीन लेवल पे इन्होंने एंट्री की है और काफी बड़ी क्वांटिटी है। मेरी राय में देखिए, थोड़ा सा मुनाफा वसूल कर लीजिए, लेकिन पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस में ग्रोथ नंबर्स आने वाले क्वार्टर्स और सालों में काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत समय के बाद पावर जनरेशन पिकअप हो चुका है।
पावर डिस्ट्रीब्यूशन भी उतना ही क्रिटिकल है जितना जनरेशन है। तो मेरे ख्याल से आरईसी इज वेल एस्टेब्लिश टू कैपिटलाइज ऑन दिस ग्रोथ। तो मेरे ख्याल से 25-30% स्टॉक में जो भी मुनाफा है बुक कर लीजिए और बैलेंस क्वांटिटी होल्ड कर लीजिए। रही बात एचईजी के ऊपर, तो प्रशांत मुझे लग रहा है कि देखिए अभी भी मुझे लग रहा है कि जो साइकिल ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स की है वो अभी भी काफी नेगेटिव चल रही है। मेरे ख्याल से अभी फिलहाल तो कोई बड़ा अपसाइड दिखता नहीं है, बट नजरिया अगर 12-18 महीने का है तो यहाँ पे ये होल्ड करे, क्योंकि एक पॉजिटिव बात, कंपनी की कर्जा काफी कम हो चुका है। और ऑब्वियसली इंडिया में सिर्फ 2 प्लेयर्स है, ग्राफाइट इंडिया और एचईजी, जो ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं। बट एज ऑफ नाउ कोई बड़ा रीरेटिंग ट्रिगर नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी। तो एचईजी और आरईसी दोनों जगह होल्ड करने की राय। बढ़ते हैं आगे। किरण गुप्ता हैं जयपुर से और इनका सवाल इक्यो लिटिंग पे है। जी हाँ, एक बार फिर मैं नाम रख दूं, इक्यो लिटिंग। ये जो अभी है ये एम के कौशिक का ही सवाल था, ये गलत हम इस वक्त लेवल दिखा रहे हैं। किरण गुप्ता जयपुर से हैं, इक्यो लिटिंग के इनके पास 75 शेयर हैं, 440 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है। रत्नेश जी, इक्यो लाइटनिंग बताएं क्या करना चाहिए? इक्यू लाइटनिंग जो EQ30 के नाम से आता है उसी के बारे में आप पूछ रहे हैं? लाइटनिंग अभिषेक जी सर। रत्नेश जी, आ रही है आवाज आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो बहुत ज्यादा इसमें ऐसी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही मेरे हिसाब से। अगर कुछ भी इनको है थोड़ा सा एक यहाँ पे 300 मेरे हिसाब से, एक यहाँ पे एक इनको मेरे हिसाब से निकल जाना चाहिए। कंटिन्यू लोअर लो फॉर्मेशन में, तो मेरे हिसाब से यहाँ से निकल के दूसरी जगह अपना पैसा यहाँ से निकाल के पार्क कर लेना चाहिए। क्या सुझाव होगा, कहाँ पे इनको देखना चाहिए? बेहतर नजरिया आपके हिसाब से, कोई सजेशन आपका? बिल्कुल, मेरे हिसाब से यहाँ पे इनको अगर ये पैसा निकाल के दूसरे स्टॉक्स में आते तो सीडीएसएल में देख सकते हैं। सीडीएसएल में थोड़ी सी एक लंबा कंसोलिडेशन बाद में एक अच्छा मोमेंटम और ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। तो मुझे हिसाब सीडीएसएल में यहाँ से कम 300 रुपए तक की तेजी यहाँ इस लेवल से देख सकते हैं। तो इसमें से निकल के सीडीएसएल में पार्क कर सकते हैं। यहाँ से निकलकर आपको सीडीएसएल में अपना निवेश करने की सलाह आपको मिल रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इंदिरा गुप्ता हैं वाराणसी से और इनके पास जुपिटर के 1200 शेयर हैं, 315 रुपए के लेवल पर इन्होंने लिया हुआ है। और माफ़ कीजिएगा, जुपिटर वैगन के इन्होंने शेयर लिए हुए हैं। जो अभी हम ग्राफिक्स दिखा रहे थे वो गलत थे। फिलहाल आपको बता दें, इन्होंने जो जिस लेवल पे लिया है वो 315 का 1200 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं। चलिए अविनाश जी, जुपिटर वैगन क्या करना चाहिए? देखिए, जुपिटर वैगन ने अभी हाल ही में Q2 के बहुत ही दमदार नंबर डिक्लेयर किए हैं। ये कंपनी नॉट ओनली रेलवे वैगन्स बनाती है, बट कमर्शियल व्हीकल्स के लिए फुल्ली बिल्ट बॉडीज बनाती है। तो दोनों सेक्टर्स में ग्रोथ नंबर्स बहुत दमदार आ गए। इनफैक्ट पहले क्वार्टर में इन्होंने दूसरे क्वार्टर में ही इन्होंने 82 करोड़ का प्रॉफिट किया है। इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि जो सेकंड हाफ रहेगा वो और भी स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि कंपनी ने कहा है कि अभी हाल ही में गवर्नमेंट रेलवे ने 20,000 वैगन्स का नया ऑर्डर खोला है, जो नवंबर में टेंडर खुलेगा। तो यहाँ पे भी इनको ऑर्डर बुक मिलने की अपेक्षा है, प्लस कम से कम 1.5-2 साल का तो विजिबिलिटी और ऑर्डर बुक तो ऑलरेडी इनके पास है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा टाइम फ्रेम लंबा रखिए, 12 to 15 मंथ। यहाँ पे अच्छी खासी अपसाइड मिलेगी, थोड़ा सा टाइम देना जरूरी है, लेकिन कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स काफी है। ठीक है, तो अब चलिए, ये नज़रिया आपको मिलता हुआ और यहाँ पर अब सवालों को हम थोड़ा ब्रेक देंगे और बढ़ते हैं आगे अपने खास सेगमेंट की ओर, वीआईपी कमाई का सेगमेंट। चलिए, सबसे पहले रत्नेश, मैं आपके पास आना चाहूँगा। बताइए आज आप कौन सी पिक पर आपकी नज़र है? मेरे पास दो पी के दोनों लॉन्ग साइड की रहेगी। एक तो पहला एसबीआई लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि काफी अच्छा इसमें आउट परफॉर्मेंस हमको देखने को मिला। एक लंबा कंसोलिडेशन और ब्रेकआउट इसमें आने की तैयारी है। तो मुझे ऐसा लगता है एसबीआई लाइफ में एक तेजी का यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए। 1330 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट जो रहेगा 1425 का। और इसी से रिलेटेड एक मेरा अपडेट भी है कि आज के शो में 12:40 के आसपास मैंने ऑप्शन के चैंपियन में एक कॉल दिया था 1370 का, 29 रुपए का, तो वो भी 35 रुपए तक आ गया। वो भी एक मुनाफे में आ चुका है। तो कल मुनाफा बांधने की सलाह रहेगी मेरी उसके अंदर। दूसरा रहेगा परसिस्टेंट में भी एक आउट परफॉर्मेंस पूरे सेक्टर में दिखाई दे रहा है। तो परसिस्टेंट में कंटिन्यू हाई फॉर्मेशन बन रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि परसिस्टेंट में जो तेजी बनी है बिल्कुल बरकरार रहेगी। 6110 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, 6530 के टारगेट के।
ठीक है, तो ये आपको आज आपकी वीआईपी पिक आती हुई रत्नेश जी की तरफ से। और बढ़ते हैं आगे। और अविनाश जी, आप बताइए, आप कहाँ पर आपकी नज़र है? प्रशांत, मेरे पास 2 स्टॉक्स है अगेन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला स्टॉक रहेगा अनंतराज, जो रियल एस्टेट बिजनेस में काम करता है। दिल्ली में, गुड़गांव में इनका काफी बड़ा लैंड बैंक है, प्लस डेटा सेंटर के बिजनेस में है। इनफैक्ट Q2 की बात करें तो प्रॉफिट्स डबल हो चुके हैं। पहले फर्स्ट हाफ में कंपनी ने करीबन 110 करोड़ का प्रॉफिट किया है। पिछले साल पूरे साल का 150 करोड़ प्रॉफिट था। हमारा अनुमान है कि पूरे साल के लिए कम से कम 230-240 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। प्लस डेटा सेंटर के बिजनेस में स्केलेबिलिटी अभी आ रही है। इनफैक्ट नेक्स्ट ईयर कंपनी ने कहा है कि 21 मेगावाट का डेटा सेंटर मार्च से ऑपरेशनल होगा। तो मेरे ख्याल से अगर नजरिया 8 6 से 12 महीने का है, तो यहाँ पे 320-325 का टारगेट प्राइस आपको मिल सकेगा। और दूसरा शेयर जो मुझे पसंद है वो BLS इंटरनेशनल है। देखिए, ये कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी वीसा प्रोसेसिंग कंपनी है। बहुत ही एसेट लाइट मॉडल है, कर्जा मुक्त कंपनी है और काफी कैश कंपनी के पास है। अभी हाल ही में इन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि स्लोवाकिया को लेके इनको अभी अप्रूवल मिला है। तो 62 कंट्री में तो ये ऑलरेडी ऑपरेट करते हैं और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जिस प्रकार से ग्रो कर रहा है, इसका फायदा कंपनी को जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि नजरिया अगर आपका 6 से 12 महीने है, तो करंट प्राइस करीबन 250-260 है। तो यहाँ पे भी 330 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे खरीदना है। ठीक है, तो ये आपके लिए अहम राय अविनाश जी की तरफ से आती हुई, जहां पर आपको नजर रखनी है, जहां पर आपको आने वाले वक्त में मौके बन सकते हैं, मुनाफा हो सकता है। बढ़ते हैं आगे और अपने दोनों खास एक्सपर्ट्स का शुक्रिया करेंगे शो में जुड़ने के लिए। और अब चलते चलते किन इवेंट्स पर हमें नज़र रखनी चाहिए जो बाजार के लिए अहम हो सकते हैं, इसको बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं वामाक्षी। बताएं कल के ट्रिगर्स क्या हैं? जी बिल्कुल, अगर हम निफ्टी कंपनीज़ की स्पेसिफिकली बात करें तो काफ़ी सारे नंबर्स कल आने वाले हैं और डेफिनेटली इसी के चलते हमारी नज़र होगी सन फार्मा, हीरो मोटोकॉर्प, टाटा स्टील और ब्रिटानिया के नतीजों पर। F&O सेगमेंट के भी कुछ नतीजे आने वाले हैं और ये नतीजे में अंबुजा, IGL, LIC हाउसिंग, REC और इंडिया सीमेंट जैसे स्टॉक शामिल हैं और इन पर भी हमारी नज़र डेफिनेटली रहेगी। ऑटो कंपनियों की, जैसे कि आपने कहा, बिक्री के आंकड़े भी आएंगे और डेफिनेटली इसी के चलते सारे ही जो ऑटो शेयर्स है ये भी हमारे रेडार पर होंगे। यूरोजोन की तरफ से GDP और CPI महंगाई दर के आंकड़ों पर भी हमारी नज़र रहेगी। US से खास एक इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट आने वाला है, वो है FOMC का जो रेट डिसीजन, क्या निर्णय लिया जाता है। डेफिनेटली उस पर भी हमारे रेडार पर रहेगा। इसके अलावा अमेरिका, UK, चीन, भारत के मैन्युफैक्चरिंग PMI के आंकड़े भी आएंगे। बजाज फाइनेंस जैसे कंपनीज भी हमारे रेडार पर रहेंगे क्योंकि वारंट की कीमत तय करने के लिए अहम बैठक होने वाली है। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो सैटिन क्रेडिट केयर की पूंजी जुटाने पर विचार के लिए बोर्ड बैठक है और इनके अलावा भी काफ़ी सारे शेयर्स हैं जैसे कि सफारी इंडस्ट्रीज, नीलकमल, ओरिएंट ग्रीन, JK टायर, इन पर भी बोर्ड मीटिंग होने वाली है। पूंजी जुटाने के लिए बोर्ड बैठक होगी लार्जली। इसके अलावा आखिर में हम फोकस करेंगे सेलो वर्ल्ड के IPO पर क्योंकि कल ये IPO को सब्सक्राइब करने का आखिरी दिन होगा। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स और ट्रिगर्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए कल की ट्रेडिंग सेशन के लिए। शुक्रिया वामाक्षी इस अहम जानकारी के लिए। और इसी के साथ कल की तैयारी में इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।